जिसके आगे महाविकास अघाड़ी के सारे नैरेटिव फेल हो गए, हर गणित फेल हो गया। महाराष्ट्र में एनडीए की महाविजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने सबसे बड़ा संदेश महामंत्र दिया है, डंके की चोट पर कह दिया है, एक हैं तो सेफ है। जीत बड़ी है तो जश्न भी ग्रैंड तरीके से हुआ। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। जय भवानी जय शिवाजी के उद्घोष से संबोधन शुरू किया। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। 50 साल के बाद ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। महाराष्ट्र में महाविजय के लिए प्रधानमंत्री ने जनता का शुक्रिया अदा किया। बोले, जनता ने इंडिया गठबंधन की विभाजनकारी नीतियों को सिरे से नकार दिया है। एक है तो सेफ है देश का महामंत्र बन गया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो, एक है तो, एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो, एक है तो, एक है तो, ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि ये विकासवाद सुशासन की जीत है और कुर्सी फर्स्ट कहने वालों, झूठी गारंटी देने वालों की हार है। इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं, उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। इनके ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो उद्धव ठाकरे को भी लपेटे में लिया। कहा, जनता ने धोखे की सजा दे दी। महाराष्ट्र के इस चुनाव ने इंडी वालों का या अघाड़ी वालों का दो मुहा चेहरा भी देश के सामने खोल करके रख दिया है। उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए। उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं,
बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि किस तरह संविधान और आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। कश्मीर में धारा 370 की वापसी के सपने वालों को खुली चुनौती दी। कांग्रेस वालों को कहता हूं, कान खोल के सुन लो। उनके साथियों को भी कहता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। महाराष्ट्र में जीत से गदगद पीएम मोदी ने जमकर हुंकार भरी और 49 मिनट के संबोधन का समापन भी उस नारे से किया जिसके आगे विपक्ष का कोई दांव काम नहीं आया। एक है तो एक है तो एक है तो भारत माता के भारत माता के भारत माता के भारत माता के वंदे 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 वंदे। विजय का जश्न हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में आज महायुति की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस। महायुति के जो बड़े नेता हैं उनकी अहम बैठक के बाद यह सस्पेंस साफ हो सकता है। तो महाराष्ट्र में आज महायुति की बड़ी बैठक है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस है, जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर ये जो बैठक होगी, इसके बाद माना जा रहा है कि पर्दा हट जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथोराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। हम सब मिलके अपने गवर्नमेंट राज्य सरकार के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। जिस तरीके से ये जीत मिली है, भला कौन जानता था कि सिर्फ 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद महायुति इतना जबरदस्त कमबैक करेगी। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक है तो हमें बटना नहीं है। महायुति विजय का जश्न मना रही है। एक है तो एक है तो एक है तो महाअघाड़ी की गाड़ी पंक्चर, महायुति की जीत बम्पर।
ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है। जनता ने भरपूर दिया है, अभी उनको उनकी जगह दिखाई है। लाडली ने जीती लड़ाई, बहनों ने हैट्रिक दिलाई। सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। एमपी हरियाणा वाला प्लान महाराष्ट्र में कर गया काम। बंटेंगे तो कटेंगे से भूचाल, एक हैं तो सेफ हैं का कमाल। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है। वोट जिहाद धुआं हुआ, धर्म युद्ध ने काम किया। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। नहीं चला एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, शिंदे फडणवीस की जोड़ी सुपर। चाचा पर भारी भतीजा, पलट दिया पिछला नतीजा। एनसीपी है, उसकी लेजिटिमेसी अजीत पवार जी को मिली। उद्धव का सपना चकनाचूर, कुर्सी से फिर रह गए दूर। महाराष्ट्र का चुनावी किला, महायुति का विजयी फॉर्मूला। अब सवाल यह है कि बीजेपी अलायंस की हैरतअंगेज कामयाबी की वजह क्या रही। लिस्ट में कई मुद्दे हैं, पर सबसे पहले बात उस स्कीम की जिसने मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी कमल पर जीत की मुहर लगा दी है। मोदी 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 मोदी। जीत का ये जश्न जोरदार है, असरदार है, लगातार है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत में महाविजय का मौका जो है। तमाम अनुमानों और अटकलों को दरकिनार करते हुए महायुति ने महाराष्ट्र में वो इतिहास रच दिया जिसकी बड़े बड़े चुनावी पंडितों ने कल्पना तक नहीं की थी। किरण रिजिजू जैसे व्यक्ति नेता अगर जाके महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं तो ये सिर्फ आरएसएस की सोच है, आरएसएस की प्लानिंग है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं इसीलिए, ये समझाने के लिए कि आरएसएस ने कितने डिटेल में इस बार प्रचार किया और उसका सीधा असर हम देख रहे हैं। बहुत बड़ा लाभ हुआ। प्रचंड बहुमत के साथ ये महाविजय निश्चित रूप से महायुति के लिए ऐतिहासिक है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हैट्रिक जीत के साथ बीजेपी ने एक नया कीर्तिमान भी रच दिया है। दरअसल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 150 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 105 पर उसे जीत मिली, यानी 70% का स्ट्राइक रेट। उससे पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 260 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए थे, जिनमें 122 विजयी हुए, यानी 47% का स्ट्राइक रेट। पर इस बार करीब 90% के विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी। ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये पूरी तरह। बेशक ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि उस महायुति की है जिसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार की दमदार परफॉर्मेंस भी शामिल है। पर सवाल ये है कि जिस महाराष्ट्र में कल तक चुनावी नतीजों को लेकर संदेह और सस्पेंस की धुंध छाई हुई थी, वहां इस ऐतिहासिक और एकतरफा जीत का राज क्या है?
क्या महायुति सरकार की लाडली बहना स्कीम महाराष्ट्र में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई? या हरियाणा और मध्य प्रदेश के तर्ज पर महाराष्ट्र की महिलाओं ने भी नतीजे तय कर दिए? आखिर महिला वोटरों को लुभाने का महाविकास आघाड़ी का वादा महाराष्ट्र में क्यों नहीं चला? लाडली स्कीम के असर की चर्चा तो तभी शुरू हो गई थी जब महाराष्ट्र के मतदान में महिला वोटरों की जबरदस्त भागीदारी दर्ज की गई। करीब 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब महाराष्ट्र में 65% से भी ज्यादा महिलाओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जा रहा है कि यही महिला वोटर महायुति के लिए महाविजय की मंजिल बन गई। प्रमुख योजना रही महिलाओं के लिए माझी लड़की बहन योजना, ये बहुत कारगर साबित हुई क्योंकि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर पूरी ही चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। न वो सिर्फ वोट करने के लिए भारी संख्या में बाहर आए, और ये बहुत कारगर साबित हुई इस पूरी सफलता के लिए जो इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी। 1 जुलाई से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू हुई। ये योजना 21 से 65 साल की सभी महिलाओं के लिए लागू की गई। हर महिला को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक मदद की शुरुआत हुई। हर महिला को 3,000 रुपए का अतिरिक्त दिवाली बोनस भी मिला। इस योजना पर सालाना करीब 46,000 करोड़ रुपए का बजट है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की हर लाभार्थी महिला के बैंक खाते में कम से कम 4 से 5 किश्तें जमा की जा चुकी हैं। जाहिर है महाराष्ट्र की करीब 2.5 करोड़ महिलाओं के लिए ये मदद चुनाव में बहुत बड़ा असर दिखाने वाली थी, पर मुश्किल ये थी कि चुनाव में चंद महीने ही बाकी रह गए थे। शिंदे सरकार ने चुनाव से पहले लाडली बहन स्कीम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन चुनौती ये थी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इस योजना को कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए शिंदे सरकार ने काफी तेजी से जमीन पर काम किया। महायुति के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके प्रचार प्रसार में दिन रात एक कर दिया। चुनावी सभाओं में भी इसका जोर शोर से ऐलान किया गया। महायुति सरकार अपना दांव चल चुकी थी। ऐसे में अब महाविकास आघाड़ी को महिला वोट बैंक की चिंता सताने लगी। लाडली बहना की काट के तौर पर महाविकास आघाड़ी महालक्ष्मी योजना लेकर आया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में महाविकास आघाड़ी ने हर महिला को 3,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। महायुति की लाडली बहना स्कीम की काट के तौर पे महाआघाड़ी ने महालक्ष्मी स्कीम की घोषणा तो की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो चुके थे। चुनावी जीत के लिए ये बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला था। इससे पहले मध्य प्रदेश और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं के लिए ऐसी ही योजनाओं के जरिए चुनावी बाजी पलट दी थी, और अब महाराष्ट्र में भी इसी फॉर्मूले ने ऐतिहासिक उलटफेर कर दिया। इकतीस अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है। और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर मंच से यही नारा दोहराया। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। करीब 2 महीनों से ये दोनों नारे महाराष्ट्र और देश की सियासत में छाए हुए हैं। महायुति की महाजीत में ऐसे नारों ने क्या कमाल दिखाया, इस रिपोर्ट में देखिए। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। हिंदू संगठित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। हम सबको जोड़ करके शासन करना चाहते हैं और इसलिए कह रहे हैं कि बटना नहीं। महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत में इस बार शुरू से आखिर तक यही मुद्दा छाया रहा। जब ओबीसी अलग अलग जातियों में बटेंगे तो कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? महायुति की तरफ से बार बार इसी मुद्दे पर मुहजबानी हमले किए गए और महाविकास आघाड़ी के नेता भी इसी मुद्दे पर तरह तरह के जुमले गढ़ते रहे। बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। खास बात ये रही कि इन नारों को गढ़ने और पढ़ने वालों ने अपनी जुबान से कभी हिंदू मुस्लिम का नाम तो नहीं लिया, पर जिस वोटर तक जो संदेश पहुंचाने का मकसद था वो 100% कामयाब रहा।
क्या बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों ने महायुति की चुनावी नैया पार लगा दी? क्या मोदी और योगी के नारे ने महाराष्ट्र के हिंदू वोटरों को एकजुट कर दिया? हालांकि चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का ऐसा प्रयोग कोई नई बात नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में इसे जिस लहजे में समझा और समझाया गया वो पहली बार था। एक तरफ महायुति के महायोद्धा हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए तीखे बयान देते रहे। जब देश को हमने इस प्रकार से जातियों में बांटा है, प्रांतों में बांटा है, तब तक इस देश के टुकड़े हुए और इस देश के समाज के भी टुकड़े हुए। बटेंगे तो कटेंगे सही है, और सबसे ज्यादा सही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक है तो सेफ है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के महारथी भी मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित और पिछड़े वोट बैंक के लिए जवाबी हमले करने में पीछे नहीं रहे। कि ये बटेंगे तो कटेंगे, कौन है यहाँ? काय त्याचा गुन्हा? जब तक आप यहाँ आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। दरअसल धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए गढ़े गए ऐसे नारों के पीछे बड़ी वजह रही महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे। 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने कब्जा जमाया था, जबकि महायुति को सिर्फ 18 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसका कारण था ओबीसी वोट बैंक, जो बीजेपी से बुरी तरह छिटक गया था। एमवीए के नेता संविधान के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और महायुति को घेरते रहे। खुद राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर ओबीसी और दलित वोटरों को उनके अधिकार छीने जाने का खतरा दिखाते रहे। हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा इस बार बीजेपी शुरू से ही सतर्क थी और चुनावी माहौल गरमाते ही धर्म को आधार बनाकर आक्रामक कैंपेनिंग लॉन्च कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की अपनी पहली चुनावी सभा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर दिया, जो बहुत जल्द बीजेपी और महायुति का मानो टैगलाइन बन गया। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एक है तो सेफ है का नारा गढ़ दिया। महायुति का जो सपोर्टर था उसमें एक विश्वास जगा, उसमें ये भाव पैदा हुआ कि हमें अब मैदान में उतरकर इस बात को समझाना है और लोगों को ये बताना है कि भाई ये अगर बात है तो ये सही बात है। तो नारे होते किस लिए हैं? नारे इसलिए होते हैं कि आप लोगों में उत्साह भरें। तो ये एडिशनल वोटर जरूर नहीं लाए होंगे, लेकिन आपका जो अपना वोटर है जो लोकसभा चुनाव में हार के बाद उदासीन पड़ गया था, आपका जो अपना वर्कर है जो लोकसभा चुनाव के बाद उदासीन पड़ गया था, उसमें एक जोश भरने का काम किया इस नारे ने। हालांकि ऐसे नारों को लेकर महायुति के अंदर भी कम घमासान नहीं मचा। अजित पवार से लेकर बीजेपी के ही कई दिग्गज नेता बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे के खिलाफ नजर आए। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है वो आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है। आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है। नहीं कर रहा है, ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है। नहीं करता। फिर बीजेपी के नेता क्यों आकर इस नारे को अपना बिल्कुल बाहर के स्टेटमेंट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं ये शायद ऐसे नारे नॉर्थ में लोग सुनते होंगे,